हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं साइलेंसर गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आइए हम लोग टॉपिक है फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो कि एनडीए एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इसको देखेंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ में डिस्कशन होगा, उसमें आपको उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठिए और उसको साथ में नोट करते जाइए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे, हर वीडियो में आपको क्वेश्चन चेंज मिलेंगे और उसके बाद हम लोग उसका डिस्कशन भी करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे आज का जो टॉपिक है ये आपका यूनिट से है, यूनिट डायमेंशन और 1D स्ट्रेट लाइन मोशन से कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे बदल बदल करके हम लोग करते रहेंगे, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका प्लांक नियतांक एवं जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग जानते हो कि प्लांक नियतांक और जड़त्व आघूर्ण की विमाओं का अनुपात, तो इसके लिए हम लोग जानते हैं कि प्लांक नियतांक अगर हम कहें कैसे निकालोगे, तो बेटा ये जो है E बराबर एच न्यू, ये आपका एनर्जी और प्लांक नियतांक में संबंध होता है। आपने कहा H बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, आपने कहा E अपॉन न्यू, और E की विमा आप जानते हो हाफ एम बी स्क्वायर, ये एनर्जी होता है। और हाफ एम बी स्क्वायर से हम लोग E की विमा जानते हैं, कैसे निकालेंगे, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन न्यू, ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी आप जानते हो, फ्रिक्वेंसी आवर्तकाल का उल्टा होता है, तो इसका T माइनस 1 होगा। अब आप क्या करिए, जो इसकी विमा जो निकली वो कितनी निकल के आ गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 आ गई। ये T माइनस 1 ऊपर जाएगा, T प्लस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से ये T माइनस 1 हुआ। अब आपने कहा कि जड़त्व आघूर्ण की क्या निकालेंगे, मैंने कहा जड़त्व आघूर्ण I बराबर आप जानते हो, जड़त्व आघूर्ण I ये क्या होता है बच्चों, जड़त्व आघूर्ण I बराबर होता है m इंटू आर स्क्वायर। m आप जानते हो मास, ये हुआ मास, और r एल स्क्वायर हुआ। अब इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो करेंगे, यानी कि रेशियो करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका h है प्लांक नियतांक, इसके साथ साथ में आप इसकी वैल्यू जानते हैं 6.67 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। आपने कहा कि एम एल स्क्वायर, अब इसको हम रेशियो करेंगे तो ये आपका क्या आया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन एम एल स्क्वायर। ये आपने कहा इससे एम एल स्क्वायर से एम एल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा बेटा, टी माइनस 1। और ये जानते हो क्या हुआ, ये 1 अपॉन टी हुआ, 1 अपॉन टी, जिसे क्या कहते हो, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हो आप। तो ये किसकी विमा हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी की, यानी कि आवृत्ति की। तो ये आपका ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इसको नोट भी करते जाइए, निकालते जाइए इसको, यानी साथ साथ में आपने इसमें देखी कि H की कैसे निकालेंगे। E आप हाफ एम बी स्क्वायर से एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। जिसको E ना पता हो तो E बराबर बेटा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। M की आंकिक मानों की विमाएं नहीं होती हैं, m की विमा m और v की एल टी माइनस 1 का होल स्क्वायर, उससे ये वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला आंसर क्या हो गया आपका, आवृत्ति की विमा के बराबर है इन दोनों का जो रेशियो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं हैं। आप इससे संबंधित आपको मालूम होगा रिलेशन, जो न्यूटन्स का गुरुत्वाकर्षण नियम है, उन्होंने क्या कहा था कि दो बॉडी लेते हैं हम लोग, दो बॉडी लेते हैं और उसके जो मास हैं वो बेटा डिफरेंट मास है, m1 और ये m2। अगर उनके बीच की दूरी r हो तो उन दोनों बॉडी के बीच में लगने वाला जो बल होता है F, वो बेटा प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। इन दोनों बॉडी के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये रहा इस तरीके से। अब आपने कहा कि ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये जो समानुपातिक चिन्ह है, इसको अगर हटाएंगे तो फिर हम एक नियतांक लगाएंगे। आपने कहा जब इसको हटाया तो F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हुआ। अब आपने कहा कि इसी को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यही गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो ये पूछा गया है, ये बेटा जी है। तो यहां से जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम लोग लिखेंगे तो वो क्या लिखेंगे, देखो जरा। तो जी इक्वल टू क्या हो गया, जी इक्वल टू हो गया एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 और m2।
अब इसकी विमाएं आप जानते हो, F फोर्स होता है, F बराबर ma, m का मतलब द्रव्यमान, आपने कहा द्रव्यमान हुआ m, और a आपका LT-2 अपॉन इंटू एल स्क्वायर, और होगा ये r स्क्वायर है, एल स्क्वायर अपॉन ये मास m और ये भी मास है m, यानी m1 द्रव्यमान है और m2 भी द्रव्यमान है। इससे आप n से n कैंसिल कर देंगे। अब देखिए क्या होगा, आपने कहा m जब ऊपर जाएगा तो ये बेटा -1 हो जाएगा, m-1। उसके बाद ये आपका l और ये एल स्क्वायर, l³ और ये t की पावर -2। देखिए ये ऑप्शन आपका होना चाहिए, m-1 l³ और t-2, सेकेंड ऑप्शन, ये सेकेंड आपका सही है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट मत उसको याद करिएगा, आप ये देखिए कि हमारा किस तरीके से ये निकाला जा सकता है। इसमें फोर्स की विमा आपने निकाली किस सहायता से, F बराबर ma से, m का m होगा और a त्वरण है LT-2। त्वरण जानते हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो त्वरण की आपने LT-2 रख दिया और उसके बाद ये r स्क्वायर को l स्क्वायर कहा आपने, और इस तरीके से आपने कैलकुलेट करके m-1 l³ t-2 आपका ये आंसर होगा सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड। हाफ W इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर में k की विमा होगी। अब आप इसमें जो W है ये बेटा वर्क है, ये कार्य है, और हाफ kx स्क्वायर में k की विमा पूछ रहा है, और x आपका क्या है, यहाँ पर विस्थापन है। तो आपको W की तो विमा मालूम ही है, आप जानते हो कि W क्या होता है, F.d। तो W की अगर हम बात करें निकालने के लिए तो W इक्वल टू आप जानते हो F.d। तो ये हो गया आपका क्या, mLT-2 और d क्या हो गया, L। तो ये W का जो निकल के आया वो बेटा कितना निकल के आ गया, mL स्क्वायर T-2। ये इक्वल टू हाफ की कोई बीमा नहीं होगी, आपने कहा कि हाफ की कोई बीमा नहीं होगी, और k की बीमा पूछ रहा है, x विस्थापन है तो इसकी बीमा क्या होगी, L स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि यहां से L स्क्वायर से बेटा L स्क्वायर कैंसिल, तो k की बीमा क्या निकल के आ गई, आपने कहा mt-2 ऑप्शन में आपके L0t-2, L की पावर 0 का मतलब 1 है, यहाँ कोई इसका मान नहीं है, L की पावर 0 का मतलब 1 हुआ तो ये बिल्कुल इसी के बराबर लिखा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, mL की पावर 0 t की पावर -2। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट बेटा। तो इस तरीके से आपने इसमें जो k की विमा है वो आपने निकाल ली, यानी कि mL की पावर 0 t की पावर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत धारा की विमा क्या है, विद्युत धारा को अब एक्चुअली यहां पर आप देख रहे हैं कि Q को इन्वॉल्व किया है ऑप्शन में, Q। तो आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि Q से रिलेटेड जो संबंध होगा उससे हम इसकी विमा निकाल पाएंगे। तो आप जानते हैं Q बराबर IT होता, IT। यहां से अगर आप जो I है इसको हम कहते हैं विद्युत धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा बेटा, I बराबर Q अपॉन T, और इसको जब ये T को आप क्या लिखेंगे, इसको हम लोग नोट करते हैं T से। आपने कहा ये जो हो जाएगा ये Q T की पावर -1, लेकिन ऑप्शन में आपका m0 L0 T की पावर -1 और Q आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर m0 L0 T की पावर -1 Q में एक्चुअली T की पावर -1 और Q से ही हमको संबंध है, और ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन मैच कर रहा है। m की पावर 0 L की पावर 0 का मतलब हो गया 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, m0 L0 Q T की पावर -1। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल सही है। आप इसको नोट करते चलें, साथ में नोट्स बनाते चलें और इसको देखते जाएं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, समान विमाओं वाला युग्म है। इसमें आपको जिनकी विमाएं समान हैं उनको आपको पता लगाना है। तो आप देखिए इसमें किस तरीके से हम देखेंगे, जैसे आपने कहा कोणीय संवेग और कार्य। तो अगर हम पहले का निकालें, कोणीय संवेग आप जानते हो बेटा, जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग
कोणीय संवेग, ये J इक्वल टू होता है आई ओमेगा, और आई ओमेगा में जो आई होता है ये आपका जड़त्वाघूर्ण है, ओमेगा क्या है आपका, ये है आपका कोणीय वेग। तो ये बेटा m इंटू आर स्क्वायर, आई बराबर एम आर स्क्वायर, ओमेगा आपका होता है t की पावर -1, यानी कि कोणीय वेग की जो विमा होती है वो t-1। तो आपने कहा कि ये इसको हम लिख सकते हैं m इंटू एल स्क्वायर t-1। और कार्य की आपने देखा कि कार्य बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, कार आपने कहा इसको हम लोग W कहते हैं, और W बराबर होता है F डॉट D, F बराबर MA, और MA से M और A बेटा हो गया LT-2, और D क्या हो गया L। आप इससे निकालेंगे तो क्या आएगा ML स्क्वायर T-2। ये दोनों आपको समान नहीं दिख रही हैं तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, और जो अगला हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं तो सेकंड जो होगा वो क्या होगा, कार और बलाघूर्ण। तो कार की अभी भी आपने निकाली, आपने कार की अभी भी निकाली, आपने कार आपने अभी निकाला, आपने कहा कि कार इक्वल टू, ये आपने कहा W और F डॉट D होता है, आप अभी भी देखें इसको आपने कहा MLT-2 डॉट L, ये कितना निकला था ML स्क्वायर T-2। और बलाघूर्ण आप जानते हैं, जो बलाघूर्ण है इसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क होता है, ये टॉर्क ये बेटा होता है R क्रॉस F, और ये फोर्स और एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है आपकी लाइन ऑफ एक्शन से। तो आपने कहा इसकी जो डायमेंशन होगी वो R की आप L, और यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ ये F है, F की आप जानते हो MLT-2। तो बेटा ये क्या हो गया, बोलो जो बोलो, ML स्क्वायर T-2। तो आपने कहा ML स्क्वायर T-2 और ML स्क्वायर T-2 दोनों इक्वल हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो यही होगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है। बाकी आप स्थितिज ऊर्जा और रेखीय संवेग आप जानते हो, अगर इनकी निकालनी पड़े तो आप कह सकते हो कि ये स्थितिज ऊर्जा आप जानते हो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी U बराबर जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो U बराबर क्या होगा, आप बोलते हो mgh, M की विमा बेटा M, और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, और गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, LT-2, और H क्या है, ये L है। आपने कहा इसका जो हम लोग निकालेंगे ML स्क्वायर T-2, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, चाहे हीट एनर्जी हो आपका, चाहे वर्क हो, ये सारी जो डायमेंशन होती हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हम लोग देखते हैं कि आपने कहा रेखीय संवेग एक्चुअली क्या होता है आपका, मोमेंटम, और रेखीय संवेग बराबर होता है रेखीय संवेग, आप बोलते हो इसको बराबर, यानी P इक्वल टू M इंटू V, मतलब ये द्रव्यमान हो गया M, और ये V है LT-1। देखिए दोनों क्या है, चेंज है, तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और गतिज ऊर्जा और वेलोसिटी इसकी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये गतिज ऊर्जा है हाफ mv स्क्वायर है, और ये केवल वेलोसिटी है, केवल v है LT-1, तो इसकी भी डिफरेंट होगी। तो आंसर आपका कौन सा सही होगा बेटा, सेकंड सही होगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन में आपके 4-5 क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, आप इन सभी को सिस्टमेटिक ढंग से नोट करते जाइए और करते भी जाइए साथ में, और नोट्स बनाते जाइए साथ में, लिखते भी जाइए, तब आपको इसका फायदा मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक खिलाड़ी R त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात इसका विस्थापन होगा। आप देखिए ये कोई वृत्ताकार पथ है और इस पे एक पूर्ण चक्कर लगाता है, 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड में इसमें जो विस्थापन होगा बेटा वो क्या होगा। देखिए जा, पहले तो आपको जो एक चक्कर है, माना कि यहाँ से अगर चलना शुरू करता है तो ये एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेगा, ये जो है एक पूरा चक्कर लगाने में 40 सेकंड लगाता है। तो पहले 2 मिनट 20 सेकंड के आप लोग क्या करिए, इसके सेकंड बना लीजिए। तो 2 मिनट 20 सेकंड में कितने सेकंड हो गए आपके, ये 2 मिनट और 20 सेकंड, 2 मिनट में आप जानते हैं 120 सेकंड और प्लस 20 सेकंड बराबर कितने हो गए, 140 सेकंड, 140 सेकंड, 140 सेकंड हो गए आपका।
अब उसने कहा कि 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 140 सेकंड में कितना लगाएगा? तो आपने कहा कि एक राउंड 40 सेकंड में लगाता है, तो 40 में एक राउंड, उसके बाद फिर बेटा 40 का अगला राउंड 80 हो गया, फिर 40 का अगला राउंड 120 हो गया, और 120 में वो यहाँ पर आ गया। 3 राउंड लगाने के बाद जहाँ से चला था वो वहीं पर आ गया। अब वो अगला जो 20 सेकंड बचता है, वो 20 सेकंड में बेटा केवल यहाँ से जा करके और इस पॉइंट तक आ पाएगा, यानी कि आधा चल पाएगा, क्योंकि 40 सेकंड में पूरा लगा जाता तो आपका 20 सेकंड में केवल आधा लगा पाया। उसने पूछा क्या है? विस्थापन पूछा बेटा। विस्थापन का मतलब होता है जहां से चला था, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी। तो वो न्यूनतम दूरी का है, इनिशियल पॉइंट आपका यहाँ है, फाइनल पॉइंट आपका यहाँ है, तो आपने कहा जो न्यूनतम दूरी है वो कितनी हो गई? ये हो गई। और ये आप जानते हैं किसके बराबर है? 2r के बराबर है। क्यों? ये केंद्र से इतनी दूरी कितनी है? r। तो ये बेटा ये भी r हो गई, ये भी r हो गई, तो ये कितनी बराबर हो गई? यानी विस्थापन कितना हो गया? r प्लस r, यानी विस्थापन बराबर क्या हो गया? विस्थापन बराबर कितना हो गया आपका? r प्लस r बराबर ये कितना हो गया बेटा? 2r। तो 3 चक्कर में 0 विस्थापन इसलिए हुआ कि जहां से वो चला था वहीं पर वो खड़ा हो गया, इसलिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, यानी कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच जो डिस्टेंस है, न्यूनतम दूरी है, वो 0 थी, इसलिए 3 चक्कर में तो पूरा 0 विस्थापन हो गया। और अगले आधे चक्कर में जो कि 20 सेकंड में लगाया है वो r प्लस r के बराबर होगा, जो कि इक्वल होगा किसके? 2r के। तो इसका आंसर आपको कौन सा होना चाहिए? आंसर होना चाहिए सेकंड, यानी 2r। इसका आंसर बेटा हो जाएगा सेकंड। तो ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छे से, अच्छा सवाल था, और इसको आप नोट करते जाइए अपनी कॉपी में, आप लोग भी लगाते जाइए, और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप इसको फिर से इसको देख सकते हैं। हाँ बेटा, एक वस्तु, पढ़िए क्वेश्चन। एक वस्तु एक समतल में गतिज है, इसलिए इसका x और y अक्ष के सापेक्ष जो विस्थापन है, x इक्वल टू 3t क्यूब है एंड y इक्वल टू 4t क्यूब है, तब वस्तु का वेग होगा। देखो इन्होंने जो विस्थापन है x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस में दिया है, तो आप लोग जानते हो कि जो वेग होगा वो भी दोनों सिचुएशन में होगा, यानी x एक्सिस में भी वेग होगा और y एक्सिस में भी होगा। तो पहले हम लोग अगर देखते हैं कि जो x है, वो जो x है, x बराबर है आपका 3t क्यूब, और जो y है वो 4t क्यूब, y है वो बेटा 4t क्यूब है। अब अगर हम ये देखें कि आप जानते हो वेलोसिटी क्या होता है? विस्थापन अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय। तो आपने कहा कि x को अगर मैं ये कह दूं कि x बाई टी, यानी कि x बाई टी, या इसको मैं क्या कर सकता हूं? dx बाई डी टी। ये क्या हो गया बेटा? v हो गया। इसका मतलब है कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी इसको हम अवकलन करेंगे इसका, तो ये कितना हो जाएगा? आपने कहा कि ये v इक्वल टू हो जाएगा इसका, आपने कहा कि ये जो 3t क्यूब है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 9t स्क्वायर। ये बेटा n है और ये n x की पावर n-1 होता है, तो n पहले आया और n-1 यानी 3 - 1 इक्वल टू 2, ये सभी लोगों को पता है, यानी 9t स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से अगर हम y एक्सिस के लिए निकालें, यानी कि y बाई टी कर दें, y बाई टी, ये आपका dy बाई डी टी हम कह सकते हैं, ये बराबर हो गया, ये vx था, ये बेटा vy हो गया। तो ये कितना आ गया? आपने कहा कि जब इसको हम लोग इसका अवकलन करेंगे तो आपने कहा ये 3 पहले आएगा, 4 ये है, 4 3 जा 12 और t की पावर 2, तो ये हो गया 4 12t स्क्वायर बन गया जाकर के, 4 × 3 और t की पावर 2। अब इसका नेट निकालेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस में भी है, y एक्सिस में, तो नेट कैसे निकालेंगे हम लोग? v नेट क्या करेंगे? v नेट अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आप जानते हो कि दो वेक्टर जो 90 डिग्री पर होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है, परिणामी होता है, वो कितना होता है? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। अगर वेलोसिटी के केस में लेंगे तो बेटा रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए जरा। आपने कहा कि ये हो गया 9t स्क्वायर प्लस 12t स्क्वायर। आप लिख सकते हो ये कितना हो गया? 81t की पावर 4, 81t की पावर 4 प्लस 12t का स्क्वायर है, ये 12t का स्क्वायर, आप इसका होल स्क्वायर करेंगे, 90 का होल स्क्वायर, 12t का होल स्क्वायर।
क्योंकि रिजल्टेंट निकालना है आपको। तो ये आपने कहा कि 144 टी की पावर 4। अब आप इसमें देखिए कि 144 और 81 करोगे तो ये बेटा 225 आएगा, और t की पावर 4 आपका ये भी है। तो आपने कहा कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अगर आप लिखेंगे तो अंडर रूट t की पावर 4 ये कॉमन ले लिया। आपने कहा 81 प्लस 144 225, और अब आप जानते हो कि t की पावर 4 का जो रूट होगा वो t स्क्वायर होगा, और 225 का होगा वो 15 होगा। तो ये नेट बेटा आ गया तुम्हारा 15t स्क्वायर, 15t स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है? सी। ऑप्शन सी है आपका 15t स्क्वायर। आपने दोनों x एक्सिस और y एक्सिस में पहले वेलोसिटी निकाला और उसका फिर क्या निकाल लिया? परिणामी निकाल लिया बेटा। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया 15t स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी ऑप्शन है आपका ये। तो देख लीजिए आप अच्छे से इसको, और अपनी कॉपी में करते भी जाइए, साथ साथ लगाते भी जाइए। हर वीडियो में आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे के सारे वीडियो आप देखते रहेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको एग्जाम तक। तो आप इसे बहुत अच्छे से आप इसको करते जाइए, और दोबारा भी देख सकते हैं आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग देखते हैं। विराम से गति करते हुए कण का त्वरण 4/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। कण द्वारा तीसरे सेकंड में तय दूरी होगी। देखिए आप लोग गति के समीकरण जानते हो अच्छे से। आप जानते हो कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो क्या होता है बेटा? साथ में आपको पता है, थोड़ा सा देख लीजिए। v बराबर u प्लस AT। आपने कहा जो सेकंड है वो बेटा क्या होता है? s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और थर्ड है ये v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, और जो फोर्थ इक्वेशन है ये है nवें सेकंड में चली गई दूरी। देखिए यहाँ पर तीसरे सेकंड लिखा है, तीसरे सेकंड मतलब हो गया आपका nवां सेकंड, और n सेकंड में चली गई दूरी आप जानते हो s nth, nवां सेकंड चली गई दूरी u प्लस हाफ a 2n-1 ये हुआ बेटा। हाफ a u प्लस हाफ a 2n-1, जहां पर n क्या है? nवां सेकंड, जो भी है तीसरा दूसरा इस तरीके से आप लिख सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा कि विराम से गति प्रारंभ कर रहा है, और विराम से गति प्रारंभ करने का मतलब क्या हुआ? u बराबर 0 हुआ, यानी विराम से गति प्रारंभ करने का मतलब हुआ u बराबर 0, और त्वरण की वैल्यू आपकी दी है, अब वैल्यू रख दीजिए। आपने कहा कि जो वैल्यू होगी यानी कि तीसरे सेकंड में वो हो जाएगी बेटा कितना? 0, यानी s थर्ड है, तीसरा सेकंड है, थर्ड है 0 प्लस हाफ a की वैल्यू कितनी है? 4/3। a कितना है? 4/3, और ब्रैकेट में 2 इंटू तीसरा सेकंड है, तो आपने कहा तीसरा सेकंड का मतलब 3-1। इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 4/6, और ये हुआ 3 2 6 -1 ये 5, यानी कि 4/6 और इंटू 5। आप इसको देखेंगे 2 से इसको 2 2 4, 2 3 6, और ये कितना हुआ? 5 2 10/3 मीटर। तो आपने कहा कि ये चूंकि डिस्टेंस है तो यूनिट इसकी मीटर। 10/3 ऑप्शन आपका फर्स्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा। आप देखिए अगर इसमें 3 सेकंड की बात करता है कि 3 सेकंड में चली गई दूरी बताइए, यदि विराम अवस्था से चल रहा है तो आप गति का सेकंड इक्वेशन लगाते, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर आप लगाते। लेकिन तीसरे सेकंड की बात की गई है, यानी nवें सेकंड की बात की गई है, तो आपने s nवां इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n-1 का यूज करोगे, और इस तरीके से आपका ये आंसर होगा 10/3 मीटर। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, और इसको आप नोट कर लीजिए, नोट करते जाइए, पेन कॉपी लेकर के जरूर बैठिए, और उसके बाद इसको लगाते रहिए। और सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको हर वीडियो में मिलते रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन पढ़िए। किसी कण की गति का समीकरण x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर है। यहाँ a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है।
t बराबर 3 सेकंड पर कण का ताक्षणिक वेग होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर वेयर a इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम 3 सेकंड विल बी। देखिए पहले तो ये जो विस्थापन का समीकरण है आप इसको लिखिए, x बराबर a प्लस bt स्क्वायर, a प्लस bt स्क्वायर। आपने कहा x इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर, और अगर वेग पूछ रहा है तो इसका मतलब कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि अवकलन करेंगे। आपने कहा सर dx बाई dt बराबर क्या हुआ, वेलोसिटी, और ये जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो नियतांक है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा 0 प्लस इसको जब हम इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये n पहले आएगा 2bt की पावर 2 माइनस 1, यानी कि केवल बचा 2bt। तो कुल मिलाकर के जो हमारा वेलोसिटी है वो कितना हुआ, 2bt हुआ। अब b की वैल्यू रख दीजिए और t की वैल्यू रख दीजिए। b कितना है आपका, b इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण रहा होगा। आपने कहा कि बराबर 2 इंटू 3 इंटू t कितना है, 3 सेकंड, ये कितना आ गया आपका 9 2 जा 18 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि आपका ये जो a और b ये सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से थे तो आपका 18 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। तो आंसर आपका इसमें कौन सा होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए आपका 18 सेंटीमीटर पर सेकंड। आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए इसको सही से, और इस तरीके से हम लोग जो है आप 9 क्वेश्चन कर चुके और आपका ये 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करिए अच्छे से। किसी कण के विस्थापन का समीकरण y इक्वल टू a प्लस डी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4 है। प्रारंभिक वेग तथा त्वरण होंगे। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। यहाँ उन्होंने प्रारंभिक वेग पूछ दिया और वो भी त्वरण भी है प्रारंभिक। तो आप इसको क्या करेंगे, ये विस्थापन का समीकरण है, तो आप इसको देखिए और कोशिश करिए करने की। y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर y इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी की पावर 4। अब इसको अगर एक बार आपने इसका जो अवकलन किया dy बाई डी टी, तो v निकलेगा बेटा, dy बाई डी टी, इसका मतलब ये v निकला। और अगर v निकला तो ये कितना हो गया, आपने कहा कि जब हम लोग कांस्टेंट का नियतांक का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होगा 0 प्लस ये कितना हुआ बेटा, केवल ये हुआ आपका b, और प्लस ये कितना हुआ 2ct, और ये माइनस 4dt की पावर 4 माइनस 4dt की पावर 4 माइनस 3, सॉरी 4 माइनस 1 इक्वल टू dt की पावर 3। आपने कहा जो v है, अब उसने जो बात की है वो प्रारंभिक वेलोसिटी की बात की है, तो इसको आप प्रारंभिक का मतलब ये हुआ कि एट t इक्वल टू 0। प्रारंभिक का मतलब क्या हुआ, एट t इक्वल टू 0। प्रारंभिक का मतलब ये हुआ कि इनिशियली t इक्वल टू 0 सेकंड है, तो t इक्वल टू 0 सेकंड जहां जिस टर्म में t है आप उस जगह t इक्वल टू 0 सेकंड रखेंगे। तो जरा देखिए यहाँ पर t है, यहाँ 0 रखेंगे, यहाँ t बराबर 0 रखेंगे, तो ये पोर्शन जो होगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो v निकला, जो वेलोसिटी निकला वो केवल कितना निकला, b के बराबर, क्योंकि ये 2ct, ये t इक्वल टू ये भी 0 हो गया। आपने कहा कि ये b प्लस 2c इंटू 0 इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, माइनस 4d इंटू 0 का क्यूब, तो ये भी 0 हो गया। तो ये केवल कितना हो गया, b हो गया।
अब हम लोग बात करते हैं किसकी, त्वरण की। तो त्वरण के लिए आप जानते हैं कि जो त्वरण हम लोग निकालेंगे तो उसमें जो वेलोसिटी का समीकरण है इसको फिर से हम लोग जो है एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि इसका जब हम अवकलन करेंगे तो आपने कहा त्वरण के लिए, आपने कहा त्वरण देखिए, त्वरण कहा आपने एक्सीलरेशन, इसका मतलब ये हुआ कि dv/dt बराबर एक्सीलरेशन, त्वरण। आपने कहा जो v का इक्वेशन है, जो वेलोसिटी है वो तो ये है। आपने कहा कि इसको हमने अगर डिफरेंशिएट किया तो v बराबर जो है वो b + 2ct - 4dt³ था। तो आपने कहा जो v है इसको हम लोग लिखते हैं पहले कि जो v है वो v बराबर कितना है, ये लिख लीजिए b + 2ct - 4dt³। अब इसको डिफरेंशिएट करिए आप, dv/dt लिखिए, इसके लिए dv/dt लिखेंगे आप, तो ये त्वरण के बराबर होगा जो कि पूछ रहा है। नियतांक का आप डिफरेंशिएशन करेंगे 0 प्लस ये बेटा कितना हुआ 2c माइनस ये कितना हुआ, ये 3 पहले आएगा, 3 4 जा 12 और dt⁻³ - 1 आपने कहा 12dt²। अब ये भी इनिशियल है, चूंकि ये भी प्रारंभिक है तो यहां भी t बराबर 0 रखेंगे आप, और जैसे ही t बराबर 0 रखेंगे, आपने कहा t बराबर 0 रखेंगे तो जिस टर्म में t है वो वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो 12dt² वाला पोर्शन ये हो गया 0, ये ऑलरेडी 0 था, तो केवल जो ये एक्सीलरेशन बचा तुम्हारा वो कितना बचा, ये 2c के बराबर होगा। तो एट t = 0 का मतलब प्रारंभिक है, और उसके बराबर जो बचा तुम्हारा a = बचेगा केवल 2c बेटा, 2c। तो देखिए जो हमारा वेलोसिटी आया था वो b आया था, और जो त्वरण आया वो कितना आया 2c। तो b, 2c कोई ऑप्शन है आपका, ये थर्ड ऑप्शन है b, 2c। आपने कहा कि ये थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, और इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से 10 क्वेश्चन रखेंगे, वो टॉपिक चेंज होगा। तो इस प्रकार से आप सारे वीडियो देखते रहिए, और इसको आप जो है इस चैनल को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें इसको, और बिल्कुल सारे वीडियो अगर देखेंगे तो जरूर फायदा मिलेगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ओके।